हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके सामने यूपी पीसीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हो जाता है पीआईक्यूज। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात होती है कि हमको पीआईक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमको पीआईक्यूज को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीएस में आपने देखा होगा कि जो पीआईक्यूज हैं वो रिपीट भी होते हैं। तो आज मैं ऐसे ही आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट उठाया है वो आपका हिस्ट्री हो जाएगा। और इसमें मैं आपका 2012 से लेकर 2023 तक के पीआईक्यूज को कवर करने वाली हूँ। और ये पीआईक्यूज के शॉर्ट नोट्स हैं। आपको करना क्या है, आप इस पीआईक्यूज के वीडियोस को देखिए और साथ ही साथ आप जो है उस साल के, जैसे आज मैं आपको 2012 उसके बाद के पीआईक्यूज को कराने वाली हूँ, तो आप सिंपली जाके 2012 के जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है आप उनको जाके लगा डालिए। उसके साथ ही साथ आप इस नोट्स को पढ़ लेंगे, तो फिर अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाता है या इस टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो आज आपकी प्रैक्टिस इसी तरह से होगी। सिंपल सा है, आपको जाके पीआईक्यूज को अटेम्प्ट करना है और आपको इस नोट्स को पढ़ लेना है, क्योंकि ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं। उसके साथ ही साथ जो पीआईक्यूज में पूछा हुआ है वो तो मैंने दिया ही हुआ है, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आगे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में, तो मैंने उसको भी इसमें कवर कराया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं 2012 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम बात करेंगे हड़प्पन साइट की। और ये जो है जो मांडा है, मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया था। और आप देखते हैं कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि कौन कहाँ पे, या ये क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पे क्या मिला था। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, कालीबंगा आपका राजस्थान में, और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कालीबंगा में क्या चीज़ हमको देखने को मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। फिर है एशियन रिवर्स नेम। तो एशियन रिवर जो कि काबुल रिवर है उसको एशियन में काबा कहते थे, रवि को मरुशनी कहते थे, गंडक को सदानीरा और सतलुज को सतुद्री रिवर बोला जाता था एशियन टाइम पे। फिर हमारा हो जाता है, तो बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ था। किस पेड़ के नीचे इनको निर्वाण हासिल हुआ था, तो वो था आपका पीपल ट्री। पीपल का जो पेड़ था निरंजना नदी के पास, और बौद्ध गया में इनको निर्वाण हासिल हुआ था। निर्वाण होता क्या है, तो निर्वाण में अगर बौद्धिज्म की बात करें तो बौद्ध लोग मानते हैं कि सभी दुखों से मुक्ति के लिए निर्वाण एक अवस्था होती है, जिसमें सभी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उनको हटाकर ये प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्हें भी जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने दो तरह के सिक्के जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे दिल्ली सल्तनत में। तो इसमें जो पहला था टांका जो कि सिल्वर का था, और दूसरा था जीतल जो कि कॉपर का था। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। और इनके सिक्कों पे बगदाद के जो लास्ट खलीफा है उनका नाम देखने को मिला था। फिर आपका हमारा नेक्स्ट हो जाता है हीरा विजया सूरी, जिनको टाइटल मिला था जगत गुरु का, जिन्हें सम्मानित किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने एक फरमान जारी किया था हमारी घुसाना के लिए, जिसमें जो भी जैन फेस्टिवल्स होते हैं, पर्युसाना या महावीरा जन्म कल्याणका, यानी जो बर्थ डेट होती है महावीर जी की, तो उस टाइम पे जो एनिमल की जो किलिंग होती है, यानी जानवरों की जो बलि होती है, बैन कर देना चाहिए। ऐसा अकबर ने अपने फरमान में जारी किया था। साथ ही साथ जो जजिया कर लगता था जैन पिलग्रिम प्लेसेस पर, जैसे आपका हो गया पलिताना, तो उसको भी इन्होंने वापस लिया था। फिर है हमारा तुरुमाया जो कि कंटेम्प्रेरी रूलर थे इजिप्ट के, और ये थे 247 बीसी तक। और उस टाइम पे जो इंडिया में किसका पीरियड चल रहा था, वो चल रहा था अशोका का। औरंगजेब की डेथ के टाइम पे, उनकी डेथ कब हुई थी, 1707 में। तो उस टाइम पे जो मराठा लीडरशिप थी वो किसके हाथ में थी, वो थी ताराबाई के हाथ में। ताराबाई कौन थी, ताराबाई जो है वो राजा राम की विधवा थी। और राजा राम कौन थे, वो ब्रदर थे संभाजी के। तो संभाजी के डेथ के बाद जो वहाँ के राजा बने वो राजा राम थे। इनकी डेथ के बाद इनकी जो विडो थी ताराबाई, उन्होंने राज संभाला था और अपने बेटे के नाम पे संभाला था, रामा राज, जिनको हम शिवाजी सेकंड के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर के कोर्ट में कौन कौन पेंटर्स थे, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो वो थे आपका अका रिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत। ये सब जहांगीर के टाइम पे पेंटर्स थे। और जहांगीर जो है वो खुद भी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट और पेंटर थे। और इन्हीं के टाइम पीरियड में, मुगल एरा में अगर देखा जाए, तो पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पे थी। और ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर बात कर रहे हैं कि अकबर का जो टाइम पीरियड था वो 1556 से 1605 था। और इसी टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 31 दिसंबर 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी।
क्वीन से रॉयल चार्टर प्राप्त करने के बाद। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, बल्कि ये सब क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, इसी वजह से मैं आपको करा भी रही हूँ। जब आप PIQs को जाके सॉल्व करेंगे विदाउट सोल्यूशन तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको ना यकीन हो तो आप इसको करने के बाद ही जाके आज 2012 का जो पेपर है उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, आप वहाँ से जाके इसकी PDF को ले सकते हैं। और साथ ही साथ और भी ज़्यादा अपडेशन के लिए, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब हम बात करेंगे कर्पूर मंजरी। तो ये लिखी हुई है सुरा सैनी प्रकृत में, और लिखा इसे किसने? राज शिखारा। राज शिखारा कौन थे? तो महेंद्र पाला फर्स्ट टीचर थे, जो कि एक संस्कृत पोएट, ड्रामेटिस्ट और क्रिटिक थे, और ये कोर्ट पोएट थे गुजरात प्रतिहारास के। और इन्होंने काव्य मीमांसा लिखा था 800 से 920 CE के बीच में। CE का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ जो आपका AD होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये सब क्लास 6 की NCERT में आई होप आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मालविका अग्निमित्रा है ये कालिदास जी ने लिखी, फिर मुद्रा राक्षसा विशाखा दत्ता ने लिखी, और जो सौंदर्य नंदा जो है वो अश्वघोषा ने लिखी। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू नीलकांता शास्त्री, सुत्तामाला जो डॉटर है चोला किंग कोलट्टू नागा की, उनकी जो शादी हुई थी वो वीरप्पा पेरुमल के साथ हुई थी, जो कि एक सिन्हलीस प्रिंस थे, और इनकी वजह से ही श्रीलंका को पूरी तरह से आज़ादी मिली थी। फिर है आंध्रा महाभारतनम। तो ये तेलुगु वर्जन है महाभारत का, जो कि लिखा गया था कवितरायम के द्वारा, जो कि ट्रिनिटी ऑफ पोइट्स हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं? नन्नानया, थिक्कना और येरा परागडा। इन सबको हम इराना के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप इतना ज़्यादा कुछ याद कर पाओ, बट हाँ ये कि अगर PIQs में आ रहे हैं तो आप उससे जुड़ी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लो, कि बाई चांस अगर इससे फिर से क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप उसको कर लो। तो ये जो 3 पोएट्स हैं इन्होंने ट्रांसलेट किया था महाभारत को संस्कृत से तेलुगु वर्जन में, और कब किया था? 11 से 14 सेंचुरी AD में। उसके बाद है पुंडरावर्धना भुक्ति। ये एक टेरिटोरियल डिवीज़न हुआ था गुप्ता पीरियड के टाइम पे, नॉर्थ बंगाल रीजन का। और यहाँ पे जो कॉपर प्लेट्स है गुप्ता पीरियड की, उसमें इस डिवीज़न के बारे में बताया गया है, और इसको जो है वैसिया या डिस्ट्रिक्ट के उसमें भी डिवाइड किया गया था। फिर हमारा टोंडी और मुशरी संगम पोर्ट्स जो है वो वेस्टर्न कोर्ट पे है, वहीं पे आपका कोरकई पुहार यानी कावेरी पत्तनम जो है वो भी ईस्ट पर है, और ये जो तमिल रीजन के चीफ पोस्ट में से एक हैं, जहाँ से फॉरेन ट्रेड जो है वो होता था। फिर राजा राम मोहन राय को टाइटल जो दिया गया था राजा का, वो अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। अकबर कौन थे? मुगल एम्परेयर थे। राजा राम मोहन राय जो है फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के। ब्रह्मो समाज क्या थी? एक तरह की सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि रिफॉर्म्स के लिए फाइट कर रही थी, और ये साथ ही साथ एक ग्रेट स्कॉलर थे और एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे। उसके साथ ही साथ ये एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर थे, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस भी कहते हैं। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बाकी इनकी सारी इंफॉर्मेशन दी है, जो कि आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका हो जाएगा कि हिंदू कॉलेज या जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1817 में, कहाँ पर? कलकत्ता में। फिर शारदा एक्ट ने फिक्स की थी जो मिनिमम एज है गर्ल की शादी के लिए, तो वो 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो एक लेजिस्लेटिव एक्ट था, जो कि पास हुआ था 18 सितंबर 1929 में, और ये इस एक्ट ने फिक्स किया था मैरिजेबल जो एज है गर्ल्स के लिए 14 और बॉयज़ के लिए 18। और जो इसके स्पॉन्सर है हरबिलास शारदा की वजह से इस एक्ट को शारदा एक्ट भी बोला गया है। और जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006, उसमें इस टाइम पे जो अभी तक एज चल रही लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल, तो वो सेट हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर न्यूज़पेपर, उसकी लैंग्वेज के बारे में भी देख लेते हैं। अब आप देखिए, आपको ये पता चलेगा कि जैसे मोस्टली क्या होता है कि लोग न्यूज़पेपर देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि वो न्यूज़पेपर पब्लिश किसने किया था, लेकिन नहीं, आपको ये भी देखना है कि इसमें जो है किस किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, और आप रीजन भी देख लेंगे तो और आपके लिए अच्छा है। तो भारत मित्र जो है वो हिंदी में पब्लिश हुआ था, राष्ट्रमाता आपका मराठी में पब्लिश होता था, प्रजा मित्रा आपका गुजराती में होता था, नायक आपका बंगाली में होता था। फिर है नेशनल लीडर इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में, वो विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल जो है वो एक इंडियन लेजिस्लेटर और पॉलिटिकल लीडर थे, स्वराज पार्टी के को फाउंडर भी थे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्वराज पार्टी को में और कौन कौन से लीडर थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई भी थे, और ये प्रेसिडेंट बने थे 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। फिर गोविंद वल्लभ पंत जो है यूपी में इलेक्शन जो हुआ था 1937 में, उसमें जो मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री बनी थी फाइनेंस की, तो उसके ये मिनिस्टर बने थे। और देखा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया था। और उसके साथ ही साथ ये पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के 1946 से 1954 तक, और होम मिनिस्टर थे 1955 से 1961 तक। और इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था 1957 में। तो ये आप देख लीजिएगा। आज हम देख लेते हैं कि कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन कौन बने थे। तो मद्रास का जो सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट बने थे एम ए अंसारी। उसके बाद नासिक सेशन में पुरुषोत्तम दास, कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस बने थे हरिपुरा सेशन में। फिर है आपका चार्टर एक्ट 1833, जिसको हम सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी बोलते हैं। और इस टाइम में पहली बार ऐसा पॉसिबल हुआ था कि इंडियंस जो है भारतीय जो हैं वो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसको सेंट हेलेना एक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि इन्होंने जो आइलैंड है सेंट हेलेना का उस पर कंट्रोल किया था, और ये कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। उसके साथ ही साथ इसमें रिन्यू किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट को, 20 साल तक इसको और बढ़ा दिया गया था। और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको कमर्शियल जो भी प्रिविलेजेस मिलते थे उससे वंचित कर दिया गया था। और कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड की, चाय और ट्रेड विद चाइना, उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। और किसकी वजह से ऐसा हुआ था, ये हुआ था लेसेस फेयर और जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है नेपोलियन बोनापार्ट था उसकी वजह से। लेसेस फेयर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको इकोनॉमी में और अच्छे से सफलता चाहिए तो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है बिजनेस में, जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, तभी आप इकोनॉमिकली ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी राजा महेंद्र प्रताप की, जो कि उसके प्रेसिडेंट बने थे, तो वो इस्टेब्लिश हुई थी अफगानिस्तान में। कब हुई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी उस दौरान। तो ये 1 दिसंबर 1915 में प्रताप ने इस्टेब्लिश की थी फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडिया की। कहाँ पर, काबुल, जो कि अफगानिस्तान में था। और इसमें जो है इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बनाया था। जो मौलवी बरकतुल्ला है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो है वो होम मिनिस्टर बने थे। और इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जिहाद जो है वो लॉन्च किया था। उसी के साथ ही साथ अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी क्रोनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी इन सबको यहाँ पे लाइन से दिया भी हुआ है, तो आप इसको पीडीएफ में भी देख सकते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट आपका सबसे पहले हुआ था, कब हुआ था ये ईयर आपको बताना है। फिर होम रूल मूवमेंट, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और फिर आपका हुआ था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, और जिसमें जो है जो वीमेन है उनको वो भी घर से बाहर आकर उन्होंने भी विद्रोह किया था। बाकी साथ ही साथ मैंने फुल डिटेल में आपको इमेजेस भी दी हुई है और उसमें बताया भी हो कि क्या पहले हुआ था, तो ये आप पीडीएफ में देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतनी ही। कल हम बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में, जैसे 2013 हो गया, 14-15 तक हम लोग कल कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं कल फिर से, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।